नमस्कार, मैं कुशांगी। आप देख रहे हैं आमिटी टी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर रितेश मिश्रा। सर न्यूज़ एक्स में सीनियर करस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत हैं। वेलकम सर। आपके अनुसार आज की मीडिया इंडस्ट्री में की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए जो परंपरागत जो मीडिया थे दो ही हम लोग जानते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा है प्रिंट मीडिया। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल हो गई हैं। सारी चीज़ें एक छोटे से मोबाइल के अंदर आ गई हैं। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खुद को बदलना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी बड़ी चुनौती है और वो अखबारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप अपने अंदर बदलाव करते हैं और कंटेंट अगर आप सुधार लेते हैं कंटेंट पर, क्योंकि देखिए जनरेशन जो है वो बदल गई हैं। अब टीवी देखने वाला जो दर्शक है वो बदल चुका है। उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अब आपको जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का जो दर्शक वन है वो क्या चाहता है, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, अब उन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करें, उसको डिजिटल मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके चलने की ज़रूरत है कि हमारा जो दर्शक है वो क्या चाहता है। आज भी आप देखें कि उसकी जो रेलेवेंसी जो है वो समाप्त नहीं हुई है। आज भी अगर आप कोई बड़ी घटना जब होती है देश में या विदेशों में, तो सबसे पहले आप टेलीविज़न पर ही आप जाके ट्यून करते हैं। आप मोबाइल चलिए ठीक है, लेकिन आप बड़ी घटनाओं के लिए आज भी जी न्यूज़ देखेंगे, इंडिया न्यूज़ देखेंगे, आज तक देखेंगे, डिबेट्स आप वहीं देखते हैं। बट कंटेंट बदलने की ज़रूरत है। अपने दर्शकों को क्या उसको पसंद है, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या उसके डिसलाइक्स हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, बट इन सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। जी। क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी बनाए रखना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है? देखिए, ये हमेशा मुश्किल रहा है। पत्रकारों पर सीधे आक्षेप लग जाते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है उसमें, अगर लेकिन आप अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करके रख रहे हैं, आप किसी का सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट में आपकी इमेज नहीं बनती है, तो आज भी लोग आप पे भरोसा करते हैं। कोई भी दौर रहा हो, कोई भी दशक रहा हो। ये पत्रकारों के ऊपर हमेशा से ये रहा है कि सरकारों जो भी सरकारें होती या जो भी सिस्टम होता है उसके साथ जो पत्रकार होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट जिस किसके अंदर जर्नलिस्टिक अप्रोच होता है, तो सही में जर्नलिज्म करने आया है, वो उसका दिल धड़कता है जर्नलिज्म के लिए ही। आप कोई भी वो समस्या देखता है, कोई भी आम लोगों से जुड़ी हुई घटनाओं को देखता है, तो उन खबरों को चाहे वो लाख किसी प्रेशर में हो, उन खबरों को करता। और यही कारण है कि आज भी देखिए कि देश में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। कई मामलों में ऐसा लगता है कि नहीं, ये आदमी पैसे के बल पे, रसूख के बल पे या पावर के बल पे ये बच जाएगा। लेकिन वहाँ पर मीडिया ने आउटस्टैंडिंग काम किया, जर्नलिस्ट ने आउटस्टैंडिंग काम किया और आपने देखा है कि उन घटनाओं पर जो दोषी थे उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई, सलाखों के पीछे भी वो लोग गए। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टेट है, वहाँ के मंत्री ना एक न्यूज़ चैनल है, उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा, बड़ा न्यूज़ चैनल, उसके पत्रकार से उन्होंने बड़े ही बेअदबी के साथ बात की थी। लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो मौजूदा सरकारें हैं, उनके साथ जो है जर्नलिस्ट जो है वो या टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स जो हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते चलते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उस पत्रकार ने, सीनियर पत्रकार है, रिटेलिएट किया, उस मंत्री को उसकी औकात दोगुनी बता दी। बाद में मंत्री को माफ़ी भी माँगनी पड़ी। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा कौन सा पल आया जब आपको पत्रकार होने की असली जिम्मेदारी का एहसास हुआ? बहुत बार ऐसे मौके मिले मुझे, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं है, आज मैंने अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि आपके सेशन में भी मैंने बोला कि जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है आपके ऊपर। एक आम आदमी
आज भी चौथा जो स्तंभ कहा जाता है उसके ऊपर उसको काफ़ी भरोसा है। और अगर वो सवाल उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नलिस्ट से या जो भी मीडिया इंडस्ट्री में क्या प्रिंट हुई इलेक्ट्रॉनिक तो उससे वो चिढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि आप इस जिम्मेदारी के लिए हैं, आप आम आदमी की आवाज़ हैं। अगर आप उस आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे। मैंने कई सारी खबरों को किया है जहाँ पे मुझे लगा कि जैसे कि एक बार आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट कराता है, वहाँ पे कई सालों से लड़कों ने फॉर्म भर के रखा था और उस पर कुछ हो नहीं रहा था। मैंने उस खबर को किया। मैं कोई भी खबर करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं इसको शिद्दत से करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक असाइनमेंट मुझे मिला और मैंने उसको कर भी ऐसे ही निपटा दिया, नहीं। मुझे लगता है कि नहीं इसको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मैंने उसमें किया, रेलवे के डायरेक्टर्स के पास भी मैं पहुंचा, उनके जो जो प्रोटेस्ट होते थे, जो स्टूडेंट्स थे, उसको मैंने कवर किया। इस दरमियान मुझे धमकी भी आया, जो पटना के तत्कालीन एसपी थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि नहीं आप ऐसे भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। मैंने उनको बोला कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स की बात है। और उस खबर का असर हुआ और वहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा। और जब वो और ये बात मुझे पता चली उन्हीं स्टूडेंट्स ही थे कि आपने खबन सिखाया और इसका असर हुआ है। वो मिठाई-उठाई लेकर आए, तो लगा कि नहीं कुछ मैंने अच्छा किया है। एक बार एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसने भी मामला दब रहा था। उस खबर को भी मैंने जब किया, उसमें अरेस्टिंग हुई और जो भी दोषी लोग जो थे, उनको कड़ी सज़ा हुई, ट्रायल किया गया उनका। तो कुछ ऐसी खबरें हैं जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं ये करके दिल को तसल्ली जाती है। आपके हिसाब से एक अच्छी खबर की पहचान क्या होती? देखिए कि कोई भी खबर जो होती है वो अच्छी होती है। जर्नलिस्ट होने के नाते आपको मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर निगेटिव हो जाते हैं तो वो आपके खबर में दिखता है। जर्नलिस्ट कहीं भी खबर बना सकता है, उसके लिए कोई खबर छोटी नहीं, कोई खबर बड़ी नहीं है। एक छोटी खबर भी कब बड़ा रूप ले ले, कब मुहिम बन जाए आपको पता नहीं रहता है। आप लोग भी एस्पिरेंट हैं मीडिया के, कल आप बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे, बड़े ये सब बड़े प्रोड्यूसर, रिपोर्टर सब बनेंगे। आपके अंदर है वो क्वालिटी। तो आप किसी भी चीज़ को आप अंदर खोजी है, आप चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, आप क्यूरियोसिटी आपकी है, आपके अंदर जानने की क्षमता है, तो आप किसी भी खबर को लेकर अब जैसे समोसा तला जा रहा है, समोसा तला जा रहा है वो आपको छोटी खबर लगी। लेकिन अगर उसको आप मुहिम बनाते हो कि समोसा जो है वो एफएसएआई जो है वो के लिए उसका एसओपी है कि एक ही बार उसको छानना है। और आप देखिए कि समोसा कितने बार छाना जाता है, एक ही तेल में लगभग 100 बार। उससे लोग कैसे बीमार पड़ते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया है। आप देखिए कि फुटपाथ पे वो पूरा इंक्रोच करते हैं वहाँ पे। तो आप एक छोटी सी जो एक समोसा तलने की जो घटना है, आप उसको देशव्यापी बना सकते हैं अगर आपके मन में रहा। तो इसी तरह से अब जर्नलिस्ट जा रहा है, उसको हमेशा अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को खोल कर रखना पड़ता है कि इस सड़क पे ये चीज़ें हो रही हैं, इसको मैं कैसे वास्ट कर दूं। और मन में यही होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका समाज में असर होना चाहिए, इसका बेनिफिट आम लोग को मिलना चाहिए। जी। आमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित इस मीडिया कॉन्क्लेव में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। इसलिए कि मैं भी यहीं एमईटी का ही पास आउट हूँ। तो आप लोगों के बीच में कभी जर्नलिस्ट के रूप में नहीं आता हूँ। आप लोगों के बीच में मैं हमेशा आपके सीनियर के तौर पे आता हूँ और जो भी बात मैं आपके सेशन में बोलता हूँ, कॉन्क्लेव में बोलता हूँ, वो मेरा उद्देश्य और मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि आप कोई भी बात 10% भी आपको बेनिफिट कर जाए मेरी बात, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो वो आपके लिए काउंटेबल हो। आप जब जॉब करने जाएँ, जब आप कहीं किसी बड़े मीडिया हाउस में जब आपकी नौकरी हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिले। और मैंने यहाँ पर देखा कि बड़े डिसिप्लिन, डेडिकेटेड बच्चे हैं, पंक्चुअल बच्चे हैं और चीज़ों को सुनते हैं।
बस एक ही चीज़ कहूँगा कि एमिटी का एक अपना महत्व है, और जो ग्रूमिंग मैंने यहाँ से सीख की, वो मेरे एंकरिंग में, मेरे रिपोर्टिंग में, मेरे पर्सनालिटी में उसने बड़ा योगदान रखा है। ये मैं ज़रूर एमिटी के बारे में बोलूँगा, और आप लोगों में भी मैं वही चीज़ देख रहा हूँ। हो सकता है इस साल आप बहुत बड़े एंकर बने, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, लेकिन अंत में यही बोलूँगा कि 2-3 चीज़ों का ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा बीइंग एमिटियन। डिसिप्लिन स्किल की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप डिसिप्लिन हैं, वेल बिहेव्ड हैं, पंक्चुअल हैं और सिंपल थे। यही सारी चीज़ें काउंट होती हैं, और उसके बाद तो द स्काई इज़ द लिमिट। अमिटी यूनिवर्सिटी पढ़कर आपको कैसा लगा सोम? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे भारत 14 साल में बैक चला जाता। वो मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ की याद आ जाती है, और जो भी मैंने यहाँ सीखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मेरे करियर में बहुत भी ज़्यादा वो काउंटेबल रहा है, बड़ा फैक्टफुल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ जाना, देखा, परखा, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, और वो मेरे करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि आपको ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि आपको एमिटी में आप लोगों ने इनरोल कराया, और फैकल्टी भी नो डाउट जैसे पहले थे फैकल्टी, वैसे ही फैकल्टी अभी भी हैं, बड़े अच्छे केयरिंग फैकल्टीज हैं। तो लोग अच्छे जगह पर हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपने जो भी सपना देखा है वो सपना आपका पूरा। धन्यवाद सर। थैंक यू। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए अमिटी टीवी।